जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज जो आपका क्लास होगा वह बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट 2 होगा। प्रैक्टिस सेट 1 आपका हो चुका है जो कि आपका YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, और 2 देखेंगे आज हम लोग। इसमें आपका 50 प्रश्न रहता है और 50 प्रश्न में आपका साइंस का और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों मिलाकर रहता है। और इसी तरह से आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ALP CBT 2 का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपका इसी तरह से पूछा जाएगा, 50 प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो हम लोग डेली अगर एक एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न जो इसमें रहता है वो SK झा सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रश्न है। तो उनका जो प्रश्न रहता है सेट किया हुआ बहुत ही अच्छा रहता है, प्रीवियस ईयर से मिला जुला रहता है प्रश्न। तो इसलिए आप लोग वीडियो देखना नहीं भूलिएगा और ज़रूर से ज़रूर देखिएगा वीडियो, और बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2 नंबर प्रैक्टिस सेट का। आज का पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, देख लीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर क्वेश्चन। 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है? 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है? तो आप लोग डायरेक्ट मार दीजिएगा, ऑप्शन बी मार दीजिएगा। तो बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर नैनोमीटर में पूछा है। तो इसको बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10 के पावर -9 मीटर होता है। 10 के पावर -9 मीटर। और जब इसको ये 10 के पावर 9 जो है जब इधर लाएंगे, यानी कि 1 मीटर बराबर अगर निकालेंगे तो ये माइनस पावर जो है वह प्लस में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 के पावर +9 नैनोमीटर हो जाएगा। नैनोमीटर यानी कि 1 मीटर बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर +9 नैनोमीटर हो जाएगा, यानी कि पावर जो है इसका प्लस में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग भूल नहीं कीजिएगा, बी नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं? केजी में लिखते हैं। इसका आंसर पहले देख लेंगे क्या हो जाएगा? घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं, केजी में। और आयतन को क्या लिखते हैं? आयतन को मीटर क्यूब में लिखते हैं, मीटर क्यूब यानी कि भी लिखते हैं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसका बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बीमा निकालेंगे तो केजी जो है द्रव्यमान, उसको मास में निकालते हैं, मास। और ये मीटर जो है आपका, इसको लेंथ में निकालते हैं, एल हो जाएगा। तो ये क्या है? पावर 3 है प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम एल के पावर -3 हो जाएगा। एम एल के पावर -3 इसका बीमा हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि 125 सेंटीमीटर व्यास का पहिया 20 चक्र प्रति मिनट घूम रहा है, 20 चक्र प्रति मिनट घूम रहा है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे कि ये जो चक्र प्रति मिनट जो घूमता है तो इसमें दूरी सबसे पहले निकालते हैं। तो दूरी बराबर जो होता है आपका, वृत्त का अगर दूरी निकालते हैं तो परिधि निकालते हैं। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। समझ लीजिए एक बार, 2πr होता है। तो यहाँ पर r का तो मान दिया नहीं गया है, यहाँ व्यास दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है, व्यास वह 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर ये 2 है और ये r है, इसके जगह पर हम अगर d लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, πd लिख सकते हैं। चलिए इतना समझ गए। तो पाई का मान यहाँ पर रखेंगे और डी का मान रखेंगे। डी 125 है। चलिए फिर से देख लेते हैं। इतना समझ गया। पाई डी लिखेंगे तो पाई का मान आप लोग 3.14 ले लेंगे। हम लोग ले लेंगे 3.14 पाई का मान 3.14। उसके बाद ये आपका व्यास जो हो गया, पाई डी था ना, तो डी का मान ये हो गया 125। और ये 20 चक्र यहाँ पर क्या है? 40 का 20 चक्र प्रति मिनट, यानी कि 20 चक्र 1 मिनट में 20 चक्र, 1 मिनट में 20 चक्र। और यहाँ पर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो 1 घंटा में कितना चक्र हो जाएगा? 1 घंटा में कितना चक्र हो जाएगा? तो हम इसमें 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, यानी कि 1200 हो जाएगा। 1200 हो जाएगा। हो गया 3.4 ये हो गया पाई का मान, और ये डी का मान हो गया, और ये क्या हो गया? चक्र प्रति घंटा हो गया।
चक्र प्रति घंटा हो गया, चक्र प्रति मिनट था उसको हम घंटा में बदल दिए। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। अब आगे इसको क्या करना है, 125 गुना 3.14 और गुना 1200, इतना आ गया था ना। यहाँ पर पूछा क्या गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो घंटा में तो बदल दिए चक्र को, लेकिन ये जो व्यास जो दिया गया है 125, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम बदलेंगे किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मोबाइल से पढ़ाते हैं इसलिए स्पेस कम इसमें रहता है, तो यहाँ पर नहीं कैलकुलेशन करने में बनता है, इसलिए पूरा निकाल दिया। यहाँ पर बस कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए इतना निकाल लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा इतना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.71 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 4.71 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या है, एक बल है 2I + 3J + 6K द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा, बल का परिमाण क्या होगा। तो बल का परिमाण निकालने के लिए, यानी कि परिमाण निकालने के लिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, तो a² + b² + c², तो डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देते हैं। a² यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा, और c का स्क्वायर यानी कि ये 6 है, तो 6 1 36 हो जाएगा, 6 1 36 हो जाएगा। इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा इसका मान, 36 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 4 49 हो जाएगा, और अंडर रूट में अगर 49 है 49 है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है आपका, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर के द्वारा तय की गई दूरी, यानी किसी गाड़ी, यानी कि मोटर गाड़ी जो है या बाइक है, उसका जो तय किया गया दूरी जो है उसको मापते हैं किसमें, ओडोमीटर में मापते हैं, ओडोमीटर में मापते हैं, ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि चित्रानुसार पुल्ली का व्यास, यानी कि पुल्ली का व्यास दिया गया है, यानी कि डी दिया गया है, यहाँ पर डी दिया गया है और mm में दिया गया है, और उसके बाद n है, n 750 RPM, यानी कि RPM का मतलब होता है रिमूवेबल पर मिनट होता है, रिमूवेबल पर मिनट होता है। और ये F दिया गया, यानी कि न्यूटन दिया गया, यानी कि F यानी कि बल दिया गया है, 700 न्यूटन बल लगता है, 700 न्यूटन बल लगता है। तो संचारित शक्ति क्या होगा, यानी कि शक्ति निकालना है, तो शक्ति बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है आपका, शक्ति बराबर F/dn बटा में T होता है, F/dn बटा में T होता है। तो F का मान यहाँ पर दिया गया है, ये 700 न्यूटन दिया गया है, और पाई का मान कितना रखेंगे, तो पाई का मान 3.41 रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पाई बराबर हो गया, और F दिया गया है, और D का मान भी दिया गया है, D का मान आपका हो गया, ये हो गया 300 mm हो गया। तो 300 mm है, उसको मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, mm को मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.3 आ जाएगा, 0.3, यानी कि D बराबर आप लीजिएगा 0.3 लीजिएगा, पाई बराबर ये लीजिएगा 3.4 लीजिएगा, और आपका न्यूटन का मान दिया गया है, और समय जो है यहाँ पर क्या है, RPM यानी कि पर मिनट है, रिमूवेबल पर मिनट है, तो मिनट में है, तो यहाँ T का मान जो है यहाँ 1 घंटा लेंगे, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो नीचे 60 लिखेंगे, और ये सबका मान यानी कि वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, ये पहले फार्मूला आप लिख लीजिएगा, और इस पर खुद आप जिसका मान जो दिया गया है वो सब रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपका फार्मूला क्या है, आपका शक्ति बराबर, यानी कि शक्ति यानी कि P पावर होता है, P बराबर आपका होता है F/dn बटा में T, F/dn बटा में T, क्या हो जाएगा इसका, F/dn बटा में T हो जाएगा, F/dn बटा में T हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर भी देख लीजिए। इसका जो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, 8242.5 वाट आ जाएगा। 8242.5 वाट आ जाएगा। यानी कि पी बराबर आप लोगों को बता दिए हैं, पी बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटा में टी होता है, पाई डी एन बटा में टी होता है, एफ पाई डी एन बटा में टी होता है। तो इस पर आप लोग सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी कि एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बड़ा सा प्रश्न है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी कि यहाँ पर सत्य असत्य देखना है कि लंबवत जब कार्य कर रहा होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके संबंध में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि इसका परिमाण जो होता है समान होता है और दिशा परिवर्तित विपरीत होता है। इसका परिमाण क्या होता है, समान होता है और दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। यानी कि विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में कौन सा सत्य है। तो सत्य क्या है, इसका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होता है। क्या होता है, परिमाण समान और दिशा विपरीत होता है। और विद्युत मोटर क्या करता है आपका, विद्युत मोटर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि 30 केजी की द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चलती है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पूछा गया है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर मान रख देंगे हाफ, और एम का मान क्या हो गया, एम यानी कि द्रव्यमान 30 केजी हो गया, और ये वेग है इसका। तो वेग जो है इसका क्या होता है, वेग स्क्वायर होता है वेग का, तो 50/25 हो गया। इसको भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, और 15 को 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15×5 = 75, 5 हो जाएगा हासिल, यानी कि हासिल 7 बच जाएगा। उसके बाद 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि 375 हो जाएगा, 375। तो यहाँ ऑप्शन में 375 दिया गया है सब में। इसका मात्रक ध्यान में रखना है कि गतिज ऊर्जा है और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आंसर जो आपका होगा जूल में होगा, जूल में होगा। तो न्यूटन यहाँ पर है, ये भी गलत हो जाएगा, पास्कल गलत हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 375 जूल। ये ध्यान में रखिएगा, 375 जूल हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपका संवेग बराबर क्या, वाट। संवेग यानी कि P बराबर हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, एम भी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, द्रव्यमान गुना वेग, ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा इसका केजी, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका अगर बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा निकालेंगे तो केजी यानी कि इसका हो जाएगा एम, मास हो जाएगा, और मीटर यानी कि लेंथ एल हो जाएगा, और सेकेंड का हो जाएगा -t हो जाएगा, यानी कि एम एल टी माइनस, यानी कि एम एल और टी के पावर -1 हो जाएगा, एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी हो गया, द्रव्यमान गुना वेग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। चलिए 10 नंबर आप लोग देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है लेकिन एक नहीं है। तो आंसर निकालना है। तो चिमटा जो होता है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, कहने का मतलब हो गया आपका कि ये जो है आपका FLE, कल यानी कि पहला जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें बताया था आप लोगों की FLE जो है FLE, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये प्राथमिक श्रेणी में आपका होगा, फलक्रम जो है आपका बीच में होगा, और ये लोड है, लोड आपका द्वितीय श्रेणी में होगा बीच में, और ये एफर्ट जो है आपका तृतीय श्रेणी में बीच में होगा। बोले थे ध्यान में रखने के लिए, देख लेते हैं।
तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक नहीं है। तो तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक जो होगा उसमें एफर्ट जो होगा आपका बीच में होगा और ये फुलक्रम और ये लोड होगा, यानी कि एफर्ट बीच में होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में चिमटा। चिमटा जो है आपका, उसमें चिमटा को हम लोग दबाते हैं बीच में, यानी कि एफर्ट बीच में लगाते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का है। स्टेपलर, स्टेपलर देखते हैं। स्टेपलर क्या करते हैं? स्टेपलर जो होता है स्टेपलर, उसमें भी एफर्ट जो होता है स्टेपलर में जो एफर्ट होता है वह बीच में लगाते हैं। एफर्ट बीच में लगाते हैं और उसका फलक्रम होता है। फलक्रम और लोड जो होता है अलग अलग होता है और एफर्ट जो होता है वो भी बीच में होता है। तो ये भी नहीं होगा आपका। अब देख लेते हैं हॉकी स्टिक। तो हॉकी स्टिक को एक हाथ से पकड़ते हैं और एक हाथ से बीच में पकड़ते हैं, यानी कि दोनों हाथ जब लगाते हैं तो एक हाथ से ऊपर पकड़ते हैं, एक हाथ से बीच में पकड़ते हैं। तो बीच में जो पकड़ते हैं यानी कि वहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, तो ये एफर्ट लगता है बीच में, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक पहिए का ठेला गाड़ी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक पहिए का ठेला गाड़ी हो जाएगा, एक पहिए का ठेला गाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यदि भार व आयास क्रमशः WP, यानी कि भार को W से निरूपित किया गया है और आयास को P से। P यानी कि आपका ये क्या है? P आयास है और W क्या है? भार है। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? यांत्रिक लाभ यानी कि मशीन एडवांटेज, यानी कि लाभ, मशीन यांत्रिक लाभ जो होगा वह क्या होगा? तो यांत्रिक लाभ बराबर आपका होता है, अगर भुजा के बारे में पूछे, ऐसे ही अगर भार है और आयास है तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक लाभ बराबर होता है आपका भार बटा आयास होता है, यानी कि W/P होता है, W/P। और अगर पूछेगा कि यांत्रिक लाभ बराबर अगर भुजा दिया गया है यानी कि दूरी दिया गया है तो क्या हो जाएगा? आयास की दूरी ये बटा में भार की दूरी, भार की भुजा की दूरी, यानी कि लंबाई अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया आपका भार हो गया और आयास हो गया, तो W/P हो गया, W/P हो गया। और आंसर भी आपका यहाँ पर C हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा लंबाई पूछेगा तो ये जो है आपका वैल्यू ये पलट जाता है, यानी कि P ऊपर हो जाएगा और W नीचे हो जाएगा, यानी कि आयास भुजा हो जाएगा। आयास भुजा बटा में क्या हो जाएगा? भार भुजा हो जाएगा, भार भुजा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आप लोग देख लिए, C हो गया, W/P। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है उसमें क्या होगा? उसमें फलक्रम आपका बीच में होगा, फलक्रम बीच में होगा और L और E इफर्ट होगा, दोनों के बीच में होगा, यानी कि लोड और एफर्ट के बीच में होगा। तो आपका प्लायर जो होता है, प्लायर पिलास कैसा होता है? पिलास चलिए देखते हैं बना के। पिलास कुछ ऐसा ही होता है, इसी प्रकार का होता है पिलास। तो ये जो होता है आपका, ये आपका फुलक्रम होता है, ये आपका लोड होता है और ये क्या होता है? यहाँ पर इफर्ट लगाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका प्लायर ही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ही आंसर आ गया, पहला नंबर ही आंसर आ गया, इसका प्लायर हो गया। और सब भी देख लेते हैं आपका ये हॉकी स्टिक जो है। चलिए आंसर इसका हो गया प्लायर। और हॉकी स्टिक जो है आपको बताएं कि एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बीच में एफर्ट लगाते हैं, यानी कि बीच में एफर्ट लगाते हैं। तो ये हो गया क्या? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। सरौता क्या होता है? इसमें बीच में रखते हैं कसेली। सरौता से क्या होता है? कसेली काटते हैं तो बीच में रखते हैं, तो लोड बीच में होता है, यानी कि ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। और चिमटा जो हो गया आपका, ये भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, प्लायर आपका हो गया 1 का और ये आपका आंसर हो गया। और हॉकी स्टिक तृतीय श्रेणी का हॉकी स्टिक जो होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, तृतीय श्रेणी का। और चिमटा भी तृतीय, और सरौता जो होगा वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल जो होता है ऊर्जा का मात्रक है, जूल आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर होता है आपका ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा होता है ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट जो होता है आपका यह नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा, C हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है आपका, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्ध धातु कहने का मतलब है जिसमें प्रतिरोध, शुद्ध धातु कहने का मतलब है आपका जो जैसे हो गया आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया,
ये सब हो गया। तो इसमें प्रतिरोध का मान जो है ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो ताप बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो शुद्ध धातु में क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का, 14 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर आपका होता है ये रो होता है, यानी कि प्रतिरोधकता का चिन्ह होता है, और एल, रो एल बटा में ए होता है। ए क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपका प्रतिरोध जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध आपका प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, और ये त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या कहे या व्यास कहे उस पर निर्भर करता है, यानी कि इसे ही क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तापमान पर भी निर्भर करता है, और एक जो चीज़ है आपका दाब जो होता है, दाब ये हमेशा पूछा जाता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब जो होता है आपका दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न जो आपका है क्या है, लेड यानी लेड यानी शीशा की विशिष्ट ऊष्माधारिता आपका दिया गया है 125 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन दिया गया है, और यदि लेड के 250 ग्राम के एक टुकड़े द्वारा 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने के बाद उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो उसका ऊष्माधारिता क्या होगा, यानी कि ऊष्माधारिता निकालना है। ऊष्माधारिता तो विशिष्ट ऊष्माधारिता अगर निकालना रहता, उसका तो मान यहाँ पर दिया गया है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका Q बराबर होता है आपका Q बराबर होता है H थीटा होता है, H थीटा होता है। थीटा क्या है, तापमान है। तो यहाँ पर निकालना क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालना है, तो H बराबर निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा आपका ये थीटा जाएगा इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा Q बटा थीटा हो जाएगा, H बराबर Q बटा थीटा। अब इसका वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे, तो निकल जाएगा इसका आंसर। जैसे Q आपका क्या कितना दिया गया ऊष्मा, 5 किलो जूल दिया गया, यानी कि 5 किलो, 1 किलो बराबर 1000 होता है, तो 5 गुना 1000 हो जाएगा, यानी कि 5000 हो जाएगा। चलिए 5000 हो गया ये, उसके नीचे थीटा यानी कि तापमान कितना दिया गया है, तो 10 डिग्री सेल्सियस। 10 से काट देंगे इसको, 1 0 कट जाएगा, क्या बच गया, 500 बच गया, 500। चलिए इसको हटा देते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा स्पेस कम है, चलिए देखेंगे क्या हो गया था, 5000 और नीचे 10 था, तो ये कट गया था, कितना बच गया, 500 बच गया, 500। तो 500 आपका आंसर हो जाएगा। 500 क्या हो जाएगा आंसर, 500 ये क्या था, Q था और ये थीटा था, तो ये Q यानी कि ये ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, और थीटा को किस में मापते हैं, केल्विन में। तो इसका मात्रक कैसे लगाएंगे हम इधर साइड में, तो 500 और ये Q था तो जूल हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा, और ये थीटा को केल्विन में, तो जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। समझ गए आप लोग, क्या हो जाएगा, 500 जूल प्रति केल्विन हो जाएगा, 500 जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। चलिए आप लोग समझ के बना लीजिएगा, बना दिए हैं, बस थोड़ा स्पेस कम है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग थोड़ा आगे पीछे करके वीडियो को एक बार समझ जाइएगा तो खुद बना लीजिएगा, समझा दिए अच्छे से, बन जाएगा आराम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का माप होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का माप होता है, तो द्रव्यमान डैश का माप होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़त्व का, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है जड़त्व का माप होता है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। जड़त्व के बारे में आप लोग जानते हैं कि जड़त्व जो है वह किसी वस्तु का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिसमें यदि कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो वह गति ही करेगा, और कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा, वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे, जब तक उस पर, यानी कि कोई वस्तु पर जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह गति में रहना चाहता है, और विराम में जो है वह विराम में रहना चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर
17वां प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सा है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत यानी कि कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे पृथ्वी पर सभी को ऊर्जा प्राप्त होता है, सभी को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सूर्य हो जाएगा, सूर्य। वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में आपका जो गैस होता है, नाइट्रोजन जो होता है आपका सबसे अधिक होता है, 71% नाइट्रोजन होता है, 71% नाइट्रोजन होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है, 71% नाइट्रोजन होता है इसमें। और बाद बाकी आपका जो 29% बच गया इसी में आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है आपका कि माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट एफ यानी कि सेंटीग्रेड सी और फ़ारेनहाइट एफ तथा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यदि सी तथा एफ का संबंध यानी कि सेल्सियस, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो इसमें संबंध है वह F-32 फ़ारेनहाइट और 9/5 सी यानी कि सेल्सियस हो, तो F तथा C का संबंध क्या होगा। यानी कि F तथा C का संबंध निकालना है। तो ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहा है, क्या इसमें मतलब पूछा जा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट ध्यान देना है कि इसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का इसमें संबंध खोजा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो इसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, तो इसका मान बदलने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C/100 बराबर F-32/180। बस कुछ नहीं करना है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे ये काट दिए, 0 से 0 ये कट जाएगा, उसके बाद ये 9 दूना 18 कट जाएगा, ये 5 दूना 10 कट जाएगा। उसके बाद ये 9 से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9C हो जाएगा। उसके बाद ये 5 से इसमें गुना करेंगे और इधर F बराबर F जो है ना, इधर F इधर रहने देंगे। उसके बाद ये 32 जो है गुना करके इधर ले आएंगे, तो आपका F बराबर 9/5C है, प्लस माइनस में ये 32 से इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है आपका कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो जल की भौतिक अवस्था आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो होता है यानी कि बर्फ़ बन जाता है जल, तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ जो होता है ठोस अवस्था में होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि यहाँ पर देख लेंगे, ये आपका 0 हो गया और 0 से इधर जाएंगे तो यहाँ पर 100 तक, उसके बाद 100 से ऊपर जाएंगे तो 0 से नीचे जो होता है वो क्या होता है, ठोस होता है, ठोस अवस्था में होता है। और 0 से 100 के बीच में जो होता है द्रव अवस्था में। तो यह या तो 12 डिग्री सेल्सियस हो या 10 डिग्री सेल्सियस हो या 15 डिग्री सेल्सियस हो, सब पर क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा। और 100 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में हो जाएगा। वाष्पित हो जाता है जल तो वाष्प के रूप में हो जाएगा, वाष्प के रूप में यानी कि गैस हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था द्रव अवस्था में हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, द्रव अवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन कर सकता है। तो ऊर्ध्वापातन कैसे होता है, यानी कि ठोस जो है, ठोस जैसे आपका बर्फ हो गया, ठोस जो है वह बिना द्रव अवस्था में आए हुए, जैसे वह ठोस जो है वह बिना द्रव अवस्था में आए हुए और डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि ठोस जो है, ठोस वह द्रव अवस्था में न बदल कर और डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाना यह ऊर्ध्वापातन कहलाता है। और ऊर्ध्वापातन जो करता है वो कौन कौन करता है, आपका अमोनियम क्लोराइड करता है, नेप्थलीन करता है,
कपूर करता है, ये सब ऊर्ध्वपातन करने वाला पदार्थ है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा और आयतन को स्थिर रखा जाएगा वह ताप कौन सा है। यानी कि ताप निकालना है, तो इसमें यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए ये सेल्सियस में जो है आपका तापमान, इसको केल्विन में बदलेंगे। तो आपको बताए थे कि सेल्सियस से केल्विन में जाने पर यानी कि सी छोटा होता है, के बड़ा होता है, तो छोटा से बड़ा में जाने के लिए जोड़ते हैं। तो इसमें 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 273 और 27 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 केल्विन। ये 300 केल्विन हो गया, 300 केल्विन हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है यहाँ पर क्या, गैस का दाब पारे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का इतना, जिसमें तापक्रम पर दाब दोगुना होगा, आयतन को स्थिर रखा जाएगा, यानी कि आयतन स्थिर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका होता है P1 बटा में P2 बराबर होता है T1 बटा में T2। T आपका हो गया टेम्परेचर हो गया, और P जो है आपका प्रेशर हो गया, यानी कि दाब हो गया, दाब हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसका तापमान यानी कि दूसरा तापमान जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर दाब जो है दोगुना हो जाता है, यानी कि पहले P है और यह 2P हो जाता है, 2P हो जाता है बराबर में 300 केल्विन। ये पहले जो है यानी कि पहला जो दाब है आपका प्रारंभिक दाब वह 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। और नीचे ये दूसरा टेम्परेचर निकालना है, दूसरा टेम्परेचर निकालना है। जब दोगुना दाब हो जाएगा तब टेम्परेचर का मान क्या होगा, तो ये P से P कट जाएगा, P से P कट जाएगा, और ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 300 दुना 600 केल्विन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 600 केल्विन यानी कि T2 बराबर हो जाएगा आपका 600 केल्विन, T2 बराबर हो जाएगा 600 केल्विन, 600 केल्विन। तो अब यहाँ पर केल्विन में आंसर नहीं है दिया हुआ, यहाँ पर देखिए ये सब सेल्सियस में दिया गया है, सेल्सियस में। तो इसको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी कि के से सी में जाना है, तो अब घटाना है, तो इसमें से हम घटा लेंगे क्या 273 घटा लेंगे, तो 10 - 3 7 हो जाएगा। और ये क्या बच गया 9 बच गया, 9 - 7 2 हो जाएगा, और ये 5 बच गया, 5 - 2 3 हो जाएगा, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग। फ़ारेनहाइट एक केल्विन स्केलों पर समरूप पाठ्यांक देने वाला तापक्रम क्या है। यानी कि फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो है स्केल पर समरूप पाठ्यक्रम देने वाला तापक्रम कौन सा है। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन का, या फिर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, दोनों का जो होता है ये -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री तापमान पर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। और फ़ारेनहाइट और केल्विन ये भी क्या होता है, बराबर होता है -40 डिग्री पर, -40 डिग्री तापमान पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है आपका कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में बल्ब द्वारा खपत ऊर्जा क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी कि P बराबर होता है आपका W/T। तो यहाँ पर निकालना क्या है, खपत ऊर्जा निकालना है, यानी कि W निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आपका, ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा PT हो जाएगा, तो PT का मान रख देंगे। चलिए देख लेते हैं PT, W बराबर PT लिखे हैं, P और T। तो P का मान क्या है 100 वाट है, ये शक्ति है, पावर यानी कि ये शक्ति है, तो 100 वाट हो गया, 100 वाट, और गुना T का मान कितना है 8 घंटा है, हो गया। और इसको इकाई में निकालना है मान, निकालना है, तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तब इकाई में निकलेगा, यूनिट में निकलेगा मान। ये 2 0 से 2 0 कट गया, और ये 1 0 से 8 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ पर है 0.8, तो आपका ऑप्शन डी में है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न है आपका कि 16 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार 5 यानी कि 5 कूलम का आवेश है। 16 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार 5 कूलम का आवेश है,
आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया गया, यानी कि यहाँ पर कार्य निकालना है। तो कार्य यानी कि W बराबर जो होता है आपका, W बराबर जो होता है आपका क्यू भी होता है, क्यू भी होता है। W बराबर क्या होता है, जो भी फार्मूला लिखते हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा, W बराबर होता है आपका क्यू भी होता है। तो क्यू का मान यहाँ पर दिया गया है, क्यू का मान आपका 5 कूलम दिया गया है और V का मान आपका 16 वोल्ट दिया गया है। तो चलिए इसका मान रख देते हैं, यानी कि W बराबर आपका ये हो गया, Q हो गया 5 कूलम हो गया और ये V हो गया आपका 16 वोल्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 80। और ये कार्य है तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो 80 जूल आंसर हो जाएगा, 80 जूल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 80 जूल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर प्रश्न है आपका कि डैश उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा को मापने के लिए, यानी कि विद्युत धारा यानी कि धारा यानी कि आई को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये थर्मोमीटर में क्या करते हैं, ताप मापते हैं, तापमापी है यह तापमापी है थर्मोमीटर। और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, तो विद्युत धारा के यानी कि आई के दिशा का पता लगाते हैं। विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा, विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। और इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो ये सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है, यदि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा का मान क्या हो जाएगा। प्रतिरोध आधा होने पर धारा का मान, तो आप लोग जानते हैं कि V बराबर जो होता है आपका IR होता है। तो प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है, तो R को हम यहीं पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा आपका, R बराबर यहाँ पर I आएगा इधर, तो V/I हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, R बराबर आपका हो जाएगा V/I। तो यहाँ क्या कहा गया है कि प्रतिरोध आधा हो जाता है तो धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि V जो होता है I के समानुपाती होता है और V जो होता है R के समानुपाती होता है, लेकिन R जो है I के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि R जो है वह I के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब है कि इसमें उल्टा हो जाएगा, प्रतिरोध आधा हो जा रहा है यहाँ पर प्रतिरोध आधा हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा इधर, तो धारा क्या हो जाएगा, धारा दोगुना हो जाएगा, धारा दोगुना हो जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। R बराबर क्या होता है, R बराबर यानी कि I बराबर निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, V/R। तो यहाँ पर इसको अगर दोगुना करते हैं, प्रतिरोध को अगर आधा करते हैं, जैसे 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना में आ जाएगा यहाँ पर, तो I का मान क्या हो गया, दोगुना हो गया ना, यहाँ पर दोगुना हो गया। तो वही पूछा गया है कि प्रतिरोध आधा हो जाने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दोगुना। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसमें सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता है, किसमें सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता है, 27 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्योंकि सबसे अधिक जो होता है सुचालक, विद्युत या उष्मा का जो सुचालक होता है सबसे अधिक, वह कौन होता है, चांदी होता है। तो सबसे अधिक अगर चालक है तो इसमें प्रतिरोध कम है, इसीलिए वह सबसे अच्छा चालक है। तो आंसर आपका चांदी हो जाएगा कि इसमें प्रतिरोध जो होता है या प्रतिरोधकता जो होता है इसमें सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है आपका कि 3 समान प्रतिरोधक 6 ओम से प्रत्येक समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो संयोजक संतुलन क्या होगा। यानी कि समानांतर क्रम में जो है प्रतिरोध का संयोजन जो करते हैं हम लोग, प्रतिरोध का संयोजन समानांतर में जो प्रतिरोध का संयोजन करते हैं, कैसे करते हैं, 1/R टोटल बराबर होता है आपका 1/R1 + 1/R2, ऐसे करके करते हैं। तो यहाँ क्या है, तीन प्रतिरोधक है, वो भी कितना, 6 ओम का है, 6 ओम का है 3 प्रतिरोधक। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। R टोटल बराबर क्या हो जाएगा, R टोटल बराबर हो जाएगा आपका 1/6 + 1/6 + 1/6, ठीक है। एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, ये 1 मरतबे कट जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3/6 हो जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा 2 मरतबे, और ये यहाँ पर इसका मान पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 ओम आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, एक विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है। विद्युत रोधी यानी कि विद्युत
विद्युत रोधी कहने का मतलब है कि विद्युत का के चालन में प्रतिरोध पैदा करता है, यानी कि विरोध पैदा करता है, यानी कि रुकावट बनता है। तो जो ज़्यादा रुकावट देगा वह क्या करेगा, उसमें चालकता क्या होगा, चालकता बहुत कम होगा। यानी कि एक विद्युत रोधी में प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान उच्च हो जाएगा और चालकता निम्न हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है, तो यानी कि सबसे अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है, सबसे अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। और चालकता अगर पूछेगा तो चालकता क्या हो जाएगा, निम्न चालकता। प्रतिरोध जब अधिक सबसे अधिक देगा, अधिक से अधिक अगर प्रतिरोध देगा तो चालकता क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा चालकता। और प्रतिरोध के बारे में आप लोग बताए हैं कि प्रतिरोध जो है आपका वह किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, और आपका तापमान यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये सब पर निर्भर करता है आपका प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न है आपका कि 4 एक जैसे प्रतिरोधक, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में अभी तुरंत बताए हैं। समानांतर क्रम में कैसे इसका प्रतिरोधन का संयोजन तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो 1/R करके, तो कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 प्रतिरोध है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। 4 को प्रतिरोध हो गया यहाँ पर, तो एक यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो ये सब समान है, तो 4 मरतबे कट जाएगा, 4/R हो जाएगा, 4/R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या टोटल निकाले हैं, R टोटल बराबर निकाले हैं, तो ये इसका मान बदल जाता है, पलट जाता है, यानी कि ये जो 1/R टोटल है इसको 1 हटाएंगे और R टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो R/4 हो जाएगा, पलट जाएगा ये मान, ये इसका वैल्यू जो है पलट जाएगा, R/4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न है आपका कि दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री का अंतर है, तो सेल्सियस में यह अंतर कितना होगा, सेल्सियस पर क्या होगा। तो ये जो आपका मान है ये क्या है, फ़ारेनहाइट में मान दिया गया है। 45 जो डिग्री आपका है फ़ारेनहाइट में मान है, तो C/5 बराबर आपका हो जाएगा 45 माइनस हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, बटा में 9 हो जाएगा, 9 वही फार्मूला पर सेट किया गया है जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए लगाते हैं। तो ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये बटा में 9 हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा, और ये 5 से गुना हो जाएगा 13 में, तो 65/9, 65/9 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि यह जो है आपका 45 डिग्री यह फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है, चारों तरफ घूम सकता है, कौन सा स्टोरेज साधन है इसमें से जो चारों तरफ घूम सकता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, यानी कि सीपीयू के प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विधारी में, यानी कि सीपीयू के प्रोग्राम को किस में बदल सकते हैं, द्विधारी में, द्विधारी अंकन पद्धति में बदल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए में आपका है ढीला कनेक्शन, यानी कि वायरिंग जो किया हुआ रहता है वो ढीला रहने पर तो विद्युत से आग लगने का खतरा रहता है, तो ये तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकता है, तो ये भी नहीं होगा। सी में है खुले दरवाजा, यानी खुला दरवाजा रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खुला दरवाजा। ऑप्शन डी में क्या है, तारों पर अति भार यानी कि ओवरलोडिंग होना, तो ओवरलोडिंग होने पर भी क्या होता है, आग लग सकता है। तो ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दरवाजा खुला रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे 35वां प्रश्न में आपका है कि विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो
विद्युत से जो आग लगता है उसको किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? श्रेणी जो आपका होता है ए बी सी डी होता है। तो ए जो श्रेणी होता है ए में आपका ठोस के द्वारा लगने वाला आग, ठोस के द्वारा लगने वाला आग होगा। और बी में होगा द्रव के द्वारा लगने वाला आग। और सी में होगा गैस के द्वारा लगने वाला आग, गैस के द्वारा। और डी जो होगा आपका बिजली से लगने वाला आग, बिजली से लगने वाला आग। यानी कि ठोस में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे आपका कागज, कोयला, लकड़ी, ये सब से अगर आग लगता है तो उसको ठोस के श्रेणी यानी कि ए श्रेणी में डाला जाता है। और द्रव यानी कि आपका हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है ये सब से अगर आग लगता है तो बी श्रेणी में रखा जाता है। और सी आपका गैस हो गया, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, यानी कि किसी प्रकार के गैस से अगर आग लगता है तो उसको सी श्रेणी में रखा गया है। और डी श्रेणी में आपका रखा गया किसको? बिजली से लगने वाले आग को रखा गया है। डी श्रेणी में आपको बिजली से लगने वाले आग को रखा गया है। और इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फायर ब्रिगेड में भी प्रयोग करते हैं। तो उसमें किसका? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बिजली से लगे आग को बुझाने में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में डाला गया है? तो लकड़ी कागज से लगने वाले आग में नहीं, ये नहीं होगा। गैस से लगे आग में ये भी नहीं होगा। द्रव से लगे आग में नहीं होगा। यहाँ तो आंसर इसका क्लियर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक से लगे आग, ये तो इलेक्ट्रिक से लगे आग। यहाँ पर श्रेणी पूछा गया लेकिन श्रेणी नहीं दिया गया। श्रेणी अगर दिया हुआ रहता तो आंसर क्या होता है? डी होता है, इसका डी श्रेणी हो जाता है। यहाँ पर क्लियर है कि इलेक्ट्रिक से लगे आग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है? छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है कौन सा पैमाना? कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कि छोटे छोटे, अगर जैसे आपका घड़ी का हो गया, घड़ी का छोटा छोटा पुर्जा होता है तो उसका अगर ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में क्या होगा? बड़ा करके उसको दिखाना होगा। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? विस्तारक पैमाना का प्रयोग करेंगे। पैमाना कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका विस्तारक पैमाना होता है, एक विस्तारक पैमाना होता है, एक लघुकरण पैमाना होता है, और एक होता है पूर्ण आकार का पैमाना। यानी कि आपका रेशियो जो है, ये जैसे आपका ड्राइंग वस्तु का आकार और ड्राइंग का आकार अगर 1:1 के रेशियो में है तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण आकार का पैमाना हो जाएगा। और लघुकरण का पैमाना कब हो जाएगा? जब 1:1 में रहेगा, 1:1 में रहेगा। यानी कि यह बड़ा है और उसको छोटा करके दिखाएंगे। यानी कि बड़ा बड़ा, अगर जैसे कोई गाड़ी का पार्ट्स अगर बड़ा बड़ा है तो उसको ड्राइंग पर कैसे छोटा करके दिखाएंगे? तो उसमें लघुकरण पैमाना का प्रयोग करेंगे, लघुकरण पैमाना का प्रयोग करेंगे। और ये विस्तारक पैमाना है यानी कि छोटे छोटे वस्तु को बड़ा करने के लिए, छोटे छोटे वस्तु को बड़ा करने के लिए। तो छोटे छोटे वस्तु को बड़ा करने के लिए 1:1 यानी कि विस्तारक पैमाना का प्रयोग किया जाता है, विस्तारक पैमाना का प्रयोग किया जाता है, विस्तारक पैमाना का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रश्न है आपका प्रोटेक्टर। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रोटेक्टर से है, प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? प्रोटेक्टर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? प्रोटेक्टर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो प्रोटेक्टर का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन मापने के लिए किया जाता है? और वो भी डिग्री में। डिग्री में कौन मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है? डिग्री में कौन मापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है? और यह 2 प्रकार का होता है, यानी कि वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, दोनों प्रकार का होता है। एक होता है वृत्ताकार होता है, और एक होता है आपका अर्धवृत्ताकार, यानी कि दोनों प्रकार का प्रोटेक्टर होता है। और यह डिग्री में कौन को मापता है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर आपका है न्यूमेरिकल, आपका इलेक्ट्रिसिटी से है। यानी आपका फिगर दिया गया है, इसमें संयोजन है, इसका संयोजन करना है, आपका प्रतिरोध का संयोजन करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे। ये देखिए, ये 8 ओम जो है और ये 16 ओम, ये 16 ओम, ये किस में है? समानांतर श्रेणी में है। तो इसको निकालेंगे, यानी कि 1/8 हो जाएगा और प्लस 1/16 और प्लस 1/16 हो जाएगा। इसका टोटल जो संयोजन आ जाएगा कितना आ जाएगा? यानी कि एलसीएम 16 ले लेंगे इसका, 16, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 2 4, यानी कि टोटल इसका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए देखेंगे, 4 आ जाएगा इसका टोटल संयोजन। अब इसका निकालेंगे, 4 हो गया ये। अब ये 4 अगर हो गया तो ये समानांतर क्रम में था पहले ये वाला, और अब श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 4 और 20 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि हम टोटल लिख लेते हैं यहाँ पर कि ऊपर का कितना हो गया? टोटल 24 ओम हो गया, 24 ओम हो गया। अब नीचे का काम करते हैं। नीचे जो है आपका 9 ओम दिया गया है और ये 18 ओम दिया गया है। ये भी क्या है? आपका समानांतर श्रेणी में। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 18, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 6 आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। अब हमको 12 और 24 को, यानी कि नीचे का हो गया आपका 12 और ऊपर का 24 हो गया। तो दोनों को संयोजन करना है, वो भी समानांतर श्रेणी में करना है। चलिए देख लेते हैं। समानांतर श्रेणी में
यानी कि ऊपर का 24 हो गया तो 1/24 प्लस नीचे का हो गया 1/12 हो गया। ये टोटल संयोजन क्या हो जाएगा आपका, ये 24 एलसीएम ले लेंगे तो 24 इकाई 24 और 12 दूना 24 तो 3/24, तो 24 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 3 अठे 24 क्या आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 8 ओम आपका आंसर आ गया, 8 ओम आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका देख लेते हैं, बी है ऑप्शन, ऑप्शन बी में है 8 ओम, आंसर आपका हो गया 8 ओम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, त्रिभुज है यानी कि एक चित्र दिया गया है, त्रिभुज का नाम बताया, यानी कि त्रिभुज का चित्र दिया गया है और इसमें कोण दिया गया है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है और ये 80 डिग्री का कोण है और ये 40 डिग्री का कोण है। इसके अनुसार यह कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि त्रिभुज के अंदर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और इसमें अगर सभी कोण अगर समान होता है, सभी कोण अगर समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज हो गया और ये जो है कोण आपका, ये अगर 60 डिग्री का है और ये भी आपका 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ गए ये वाला। और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब ये एंगल हो गया आपका, ये आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में ये वाला और ये वाला दोनों, ये आपका मान के चलते हैं कि हो गया ये 60-60 का हो गया, 60-60 का हो गया और ये अलग होगा। तो ये दो कोण अगर समान है तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो एक भी कोण समान ना हो, यानी कि तीनों कोण अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर 80 डिग्री का है, यहाँ पर 60 डिग्री का है, यहाँ पर 40 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न आपका कि ISI के निर्देशानुसार रेखा की मापन, ISI के अनुसार निर्देशानुसार रेखा की माप बीमा रेखा के डैश लिखी जाती है, बीमा रेखा के डैश लिखी जाती है, यानी कि बीमा रेखा के ऊपर नीचे दाईं बाईं किधर लिखी जाती है। ISI के निर्देशानुसार रेखा की माप, रेखा की माप जो होता है, जैसे ये रेखा हो गया, जैसे ये रेखा हो गया, रेखा हो गया ये, और इसका जो माप होगा, इसका माप होगा कोई वस्तु है, जैसे हम ये वर्ग बना लेते हैं, तो वर्ग है ये, तो इसका जो भुजा है ये ऊपर वाला, यह कितना लंबाई में है, कितना लंबाई में है, ऐसे लिखते हैं रेखा। तो ये रेखा हो गया, तो इसका लंबाई किधर लिखते हैं, तो इसका लंबाई का मान जो होगा, जैसे मान के चलते हैं कि 10 मीटर का है, तो यह कहाँ लिखेंगे, नीचे नहीं लिखना है, यह लिखेंगे हमेशा ऊपर लिखेंगे, 10 मीटर जो है आपका ऊपर लिखेंगे। तो यही अब पूछा गया यहाँ पर कि ISI के निर्देशानुसार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड संस्थान है, उसके अनुसार जो है मान्यता प्राप्त है, यह मान्यता प्राप्त है कि रेखा की माप जो है आपका कैसे लिखा जाता है, तो रेखा के ऊपर लिखा जाता है, रेखा की माप रेखा के ऊपर लिखा जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर लिखा जाता है, ऊपर। यह आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, 41 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। 41 का क्या हो जाएगा आंसर, कौन सी रेखाएं हैं जो समान दूरी पर आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि समानांतर रेखा जो होता है, समानांतर रेखा, वह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर आगे धीरे धीरे अगर बढ़ते जाएंगे तो दोनों बढ़ता जाएगा, तो दोनों को क्या होगा, प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समानांतर रेखा हो जाएगा। समानांतर रेखा, और समानांतर रेखा जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक जो होता है समानांतर रेखा सीधा सीधा होता है, और एक जो होता है आपका वक्र रेखा होता है, समानांतर वक्र होता है। जैसे आप वो भी समझ लीजिए, जैसे ये आपका टेढ़ा टेढ़ा लाइन है, ऐसे लाइन है, तो इसी पर हम अगर ऐसे करके ऐसे अगर ले जाते हैं तो इसको भी तो समानांतर कह सकते हैं। तो समानांतर रेखा जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक सीधा होता है और एक वक्र होता है, ये ध्यान में रखिएगा, एक सीधा और एक वक्र होता है। ये वक्र रेखा है लेकिन दोनों समानांतर है ना, दो प्रकार का होता है समांतर रेखा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। शीर्ष अवलोकन को, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। तो ये आपका जो प्रश्न है यह इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रोजेक्शन का है, प्रोजेक्शन और व्यू का। ये आप जब तक न पढ़िएगा अच्छे से प्रोजेक्शन और व्यू, तब तक समझ में नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को कहाँ चित्रांकित किया जाता है, तो अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगा। XY के समानांतर होगा, XY के समानांतर होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्मुख्य दृश्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सम्मुख्य दृश्य। ये भी आपका प्रोजेक्शन और व्यू का ही प्रश्न है, और ये वाला जो है प्रश्न आपका अगर हम समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वो चैप्टर पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं चैप्टर तब तक वो ये प्रश्न जो है आपका समझ में नहीं आएगा। तो एक दो प्रश्न जो आपका है प्रोजेक्शन से रहता है, तो ये वाला आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ये सब प्रश्न आपको समझ में आएगा। और जहाँ तक जो भी अच्छे से हम समझा सकते हैं वो वाला हम आपको अच्छे से समझा देंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा। और जो उलझने वाला है वो हम आपको नहीं समझाएंगे, नहीं तो वो भी आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, और दूसरा प्रश्न भी जो आप समझ सकते हैं वो भी आपका गलत होने लगता है। इसके लिए ये वाला प्रश्न जो है आपका प्रोजेक्शन और व्यू का, वो प्रश्न जल्दी समझ में नहीं आएगा। वो जब तक आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़िएगा, कोई टीचर से आप पढ़ लीजिए पहले प्रोजेक्शन और व्यू, उसके बाद उसका क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका हैचिंग लाइन यानी कि हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी हुई होती है। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी हुई रहती है। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी हुई रहती है, किस कोण पर झुकी हुई रहती है। तो इसका मान होता है, यानी कि लाइन जो आपका चैप्टर उसमें आपका हैचिंग रेखा के बारे में दिया गया है। तो हैचिंग रेखा का कोण जो होता है आपका वह 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहता है, 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहता है। यहाँ पर तो थोड़ा मिसप्रिंट, बुक में ही मिसप्रिंट है, क्योंकि 45 डिग्री का दोनों ऑप्शन है। तो आंसर आपका कोई एक हो जाएगा, ऑप्शन बी मार लीजिए, क्योंकि आंसर इसका ऑप्शन बी दिया गया है 45 डिग्री। ये मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है, आंसर आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न है आपका मंदयान यानी कि हाइस्टेरेसिस मंदयान हाइस्टेरेसिस के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है। मंदयान के कारण उत्पन्न त्रुटि होती है। कैसी त्रुटि होती है? प्रेक्षक त्रुटियाँ, रूपांतरण त्रुटियाँ, प्रेषक त्रुटियाँ, उपयंत्रित त्रुटियाँ क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूपांतरण त्रुटि हो जाएगा, रूपांतरण त्रुटि हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर प्रश्न है आपका 46 नंबर। किसके मापन द्वारा इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता की गणना की जाती है? इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता यानी कि दक्षता जो हम लोग निकालते हैं, दक्षता जो निकाला जाता है, दक्षता वो कैसे निकाला जाता है? जैसे दक्षता निकालने के लिए आपको इनपुट आउटपुट का पता होना चाहिए, तो इनपुट आउटपुट में क्या होता है? इनपुट हम मशीन में मतलब कितना दिए, जैसे कोई भी काम के लिए किसी मशीन से अगर कोई काम होता है तो उसमें इनपुट कितना खर्च किए, इनपुट और आउटपुट कितना मिला, आउटपुट। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी मशीन के द्वारा, किसी भी यंत्र के द्वारा अगर कोई काम होता है तो उसका 100% काम नहीं होता है, उसमें कुछ लॉसेज होता है, घर्षण के कारण कुछ लॉस होता है। तो यांत्रिक मशीन का जो दक्षता निकाला जाता है वह किस पर निर्भर करता है? लॉसेज पर निर्भर करता है। लॉस कैसे निकलेगा? तो लॉस निकालने के लिए हम इनपुट माइनस लॉस करेंगे, इनपुट माइनस लॉस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका आउटपुट निकल जाएगा, और बटा में क्या कर देंगे? इनपुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? आपका दक्षता निकल जाएगा, मशीन की दक्षता निकल जाएगा आपका इनपुट माइनस लॉस बटा में इनपुट। या अगर इनपुट आउटपुट दोनों दिया गया है तो आप लिख सकते हैं आउटपुट बटा में इनपुट, दक्षता बराबर आउटपुट बटा में इनपुट लिख सकते हैं। और अगर आउटपुट नहीं दिया गया है, निकालना है, तो यहाँ पर आउटपुट की जगह पर लिखेंगे इनपुट माइनस लॉस, यानी कि घर्षण के द्वारा जो लॉस हुआ वो लिखेंगे। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा 46 का? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉसेज यानी कि लॉस जो होता है घर्षण के कारण, उस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता किस पर निर्भर करता है? गणना किया जाता है वो किस पर? लॉसेज पर, घर्षण पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। चलिए देखते हैं 47 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न है आपका 47 नंबर। मशीन की प्रतिवर्तिता के लिए क्या शर्त होती है? मशीन की प्रतिवर्तिता के लिए क्या शर्त होती है? यानी कोई मशीन होता है, कोई भी मशीन पर अगर कार्य करते हैं हम लोग, तो अगर कार्य जो है आपका घर्षण के कारण अगर कुछ नुकसान होता है, अगर 50% से अधिक नुकसान होता है तो वह मशीन हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए 50% से अधिक जो है आपका आउटपुट होना चाहिए,
जैसे दक्षता निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, दक्षता निकालते हैं मशीन का, तो कैसे निकालते हैं, आउटपुट बटा में इनपुट निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं। तो आउटपुट जो होना चाहिए आपका 50% से अधिक होना चाहिए, तब वह मशीन प्रतिवर्तिता के लिए, यानी कि उसका उपयोग करने के लिए उसका शर्त है कि मशीन की दक्षता 50% से अधिक होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मशीन की दक्षता 50% से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है आपका कि आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो डैश होती है, यानी कि आदर्श मशीन जो होता है आपका, आदर्श मशीन जैसे दक्षता निकालते हैं हम लोग, तो क्या निकालते हैं, आउटपुट बटा में इनपुट निकालते हैं। तो आदर्श मशीन जो होगा आपका, आदर्श मशीन कहने का मतलब है कि आदर्श कहने का मतलब है कि उसका एक्यूरेसी जो होता है आपका पूरा 100% होता है, 100% इसका एक्यूरेसी होता है। तो आदर्श मशीन का आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि उसमें घर्षण नहीं होता है, वह घर्षणहीन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वह घर्षणहीन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर प्रश्न है आपका, चलिए देख लेते हैं। 49 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में उभार के प्रकार का चयन कीजिए, निम्न में उभार के प्रकार का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, निम्न में उभार के प्रकार का चयन कीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सममितीय, यानी कि इसका उभार जो है, उभार यह सममितीय। ये वाला प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्शन और व्यू का प्रश्न है, और जब तक ये चैप्टर आप लोग न पढ़िएगा अच्छे से, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा पहले ये चैप्टर, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न है आपका कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। ये भी आपका प्रश्न जो है प्रोजेक्शन और व्यू का है। प्रोजेक्शन और व्यू का कोई भी प्रश्न आप लोग बनाइएगा अगर, तो जब तक उसका चैप्टर नहीं पढ़ ले रहिएगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा। और ये प्रश्न आपका आंसर याद करने वाला नहीं है, ये प्रश्न जो होता है इसका वो समझने वाला होता है, तो इसका समझ में नहीं आएगा। यानी कि 3-4 प्रश्न आपको आज वाला प्रैक्टिस सेट में है जो कि आपका प्रोजेक्शन और व्यू का है। तो इसके लिए आप चैप्टर को देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। यानी कि एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन जो होता है, शीर्ष अवलोकन उसका चित्रांकित कैसे किया जाता है, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। चलिए यह लास्ट प्रश्न था आपका, प्रैक्टिस सेट 2 का लास्ट प्रश्न था। और आप लोग वीडियो देखिएगा जरूर, और कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।